गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज बहुत ही सुंदर शिक्षा आप लोगों को मिलने वाली है। एक तरह से अच्छा ज्ञान देने वाली हूँ मैं, समाज हमारी सोसाइटी से रिलेटेड। तो बच्चों, हमें बहुत अलग अलग रंगों के प्रकार किसमें देखने मिलते हैं? आंसर दो उधर बैठकर, दिमाग चलाओ। अच्छा बताओ, हमें बहुत अच्छी महक, खुशबू कहाँ से मिलती है? किससे मिलती है? फूलों से, राइट? हाँ, तो फूल जिस प्रकार से अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग खुशबू के होते हैं, हमें खुशबू देते हैं, उसी प्रकार से फूल में कांटे भी होते हैं। तो अब बच्चों, आज हम लोग कौन से वाला लेसन पढ़ने वाले हैं? सेकेंड लेसन, फूल और कांटे। ये एक कविता है और इसके माध्यम से आज हम बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सब लोग बच्चों पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 2, फूल और कांटे कविता। तो बच्चों, ये है फूल और कांटे कविता। इनके जो राइटर है, यानी इसे जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका शॉर्टकट में इन्हें हरिओध भी कहते हैं। तो इनके बारे में दिया है। इनका जन्म हुआ था 1865 में आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश, यूपी देखो लिखा है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं जो इन्होंने लिखा था। जो फेमस रचनाएं हैं वो थोड़े नाम दिए गए हैं उनके, वो हम देखेंगे कौन से हैं। प्रिय प्रवास, पद्यम प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि आदि, यानी और भी बहुत सी कविताएं हैं इनकी। फिलहाल हमें इतने नाम दिए गए हैं। अब परिचय, इनका परिचय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कविताओं में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, मतलब इन्हें बहुत सम्मान दिया गया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताओं की रचनाएं की है, इसलिए इनका ये एक आधार स्तंभ हिंदी के माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। बच्चों, कवि ने सबसे पहले तो सबको ये नाम कवि का, या ये कविता किन्होंने लिखी है? फूल और कांटे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये सबको बाय हार्ट होना चाहिए। कोई भी कविता हो, कहानी हो, इसके जो राइटर होते हैं उसका नाम आप लोगों को बच्चों याद रहना चाहिए। कभी भी एक वाक्य में ये इसके आंसर पूछे जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें आप लोगों को याद रहना चाहिए ये। तो बच्चों, इस कविता में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी कुल यानी कोई भी जाति धर्म में, जाति से बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, पर वो इंसान बड़ा तब बनता है अपने कर्मों से। वो कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है। कर्म यानी अपनी मेहनत से, तपस्या करके, मेहनत करके, कड़ी मेहनत से ही वो अपने जीवन में सफल होता है। उसकी मेहनत जब लोगों को दिखती है और जब वो कामयाब होता है तो लोगों को उसका नाम अपने आप पता चल जाता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका माध्यम उन्होंने। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम फूल और कांटे कविता के माध्यम से जीवन में इसके महत्व को समझेंगे। अब बच्चों, पहला आप लोगों को दिया है यहाँ पर, देखिए, विचार मंथन, मतलब इस पर विचार कीजिए। दिया 3 शब्द आपको दिए हैं, छोटे छोटे हैं एकदम, भूल, फूल और शूल। दिखने को तो ये शब्द जैसे एक जैसे लग रहे हैं बोलने पर, है ना, राइमिंग वर्ड टाइप, भूल, फूल, शूल, पर इन तीनों का अर्थ बहुत ही अलग है। देखिए, इसके ऊपर दिया गया है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। भूल कर भी न करे भूल, गलती ना करे, बनो फूल, फूल जैसे बनो, खुशबू दो, रंग दो सबको, नहीं शूल। अब इन तीनों का अर्थ क्या है, मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे भूल के ऊपर हम लिख सकते हैं, भूल के माध्यम से भूल का अर्थ यह है कि मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, न कि बुरे कर्म करने के लिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, व उनकी मदद करनी चाहिए, और यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा व मानवता का संबंध है ना बच्चों? हमें भूलना नहीं चाहिए इन सारी बातों को। फिर है फूल। फूल का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में, अपने व्यवहार से
फूल के समान लोगों के जीवन को महकाना चाहिए। फूल जैसे खुशबू देती है, वैसे ही बच्चों हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरों के जीवन में हम खुशबू ला सकें। दूसरों की मदद करके अपने व समाज के लोगों की जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करके उनके जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। तीसरा है सूल। इसका अर्थ है अपने कार्यों से दूसरों की राह में कांटों के समान रुकावट पैदा करना, है ना। फूल और कांटे, अब देखा ना, फूल और कांटे, कांटे को शूल कहा गया है एक्चुअली यहाँ पर। कांटे का मतलब यही होता है कि दूसरों के रास्ते में कांटे बोना, मतलब अगर दूसरा कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता ना, क्योंकि हम खुद कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हम चाहते दूसरा भी ना करे, तो हम क्या करते हैं, उसके रास्ते में रुकावट लाने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों, ये बहुत ही गलत बात है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शूल यह शब्द शत्रुता व बुरे व्यक्ति के प्रतीक के रूप में इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। शूल जो शब्द है वो बुरे इंसान के रूप में प्रतीक किया गया है। हमें अपने जीवन में फूल के समान एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, न कि शूल के समान बुरा व्यक्ति। फूल एक अच्छा व्यक्ति है और शूल का शब्द का यूज़ किया गया है एक बुरे व्यक्ति के रूप में। सम्मान हमेशा फूल को ही मिलता है, शूल को नहीं, है ना बच्चों। रिस्पेक्ट, हमेशा सम्मान फूल को ही मिलता है, शूल को नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों शॉर्टकट में मैंने बताया है, यही इसी से रिलेटेड है हमारा पोयम भी। तो चलो मैं पोयम पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसे गीत के द्वारा लर्न करेंगे। ओके। मैं जन्म लेते जगह में एक ही है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कहने का मतलब है बच्चों, है जन्म लेते जगह में एक ही, ये जगत, ये पृथ्वी हमारी एक ही है ना, इसमें सब जन्म ले रहे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, उच्च कुल का हो, बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, कोई भी हो, जन्म तो सेम लेते हैं सब। सबको धूप भी लगती है, सबको चांदनी भी मिलती है, सबको रात का चांद जो होता है वो सभी को दिखाई देता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कहीं भी जंगल में रह रहा हो, रोड पे रह रहा हो, कहीं भी सबको दिखाई देता है। एक ही पौधा उन्हें फल भी देता है, वही पौधा है जो उन्हें फल देता है, सब कुछ छाया देता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रकृति है हमारी, वो समान रूप से सबको चांदनी बरसाती है। अपनी प्राकृतिक द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो सभी को, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे कुल का हो, छोटे कुल का हो, सभी को समान रूप से प्रकृति की चीज़ें यूज़ करने का हक है। तो वो समान रूप से जो चांदनी है वो देखो दिया है, रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन सब पर चांद चमकता है। हम सब आसमान में देखते तो चांदनी सबको दिखाई देती है, एक ही सी चांदनी है डालता, समान चांदनी वो सब पर डालता है। कोई अमीर है तो ऐसा नहीं है कि उसके घर में ज़्यादा चांदनी दिख रही है, कोई गरीब है तो उसके घर में चांद ही नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। तो ये इस माध्यम से बताया गया है कि मतलब जब प्रकृति जो है वो जब भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। मेह उन पर है बरसाता एक सा, मेह मतलब होता है बादल, बादल बारिश उन पर एक सा बरसा रहा है। अब बारिश जो हो रही है वो गरीब और अमीर को देख के तो नहीं हो रही ना, अमीर पर ज़्यादा हो रही है, उसे ज़्यादा पानी दे रही है, गरीब पर कम हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना। ऊंचे कुल पर ज़्यादा हो रही है, छोटे कुल पर कम दे रही है, तो ऐसा छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता बच्चों। ये जो है ये मेह है, जो बादल है, जो पानी बरसाता है, जब वर्षा होती है तो वो सब पर एक समान होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बहती, हवा भी एक सी बहती है, ये भी क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये भी उनको एक सा मिलता है, चाहे वो कोई भी कुल का हो। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग ढंग उनके एक से होते नहीं। पर ये एक ऐसा कहा गया है कि जैसे बादल सबको समान वर्षा दे रही है, हवाएं सबको समान दे रही है, चांदनी सब पे समान बरस रही है, पर सदा ये सेम दिखाता नहीं। ये एक तरह से इंसान ऐसा नहीं है। इंसान क्या करता है, धर्म जाति के हिसाब से चलता है, वो गोरा है, वो काला है, वो ऊंचे जात का है, वो नीचे जात का है, वो पैसे वाला है, वो अमीर है, ऐसे देख के लोग रिश्ते बनाते हैं। लेकिन बच्चों रिश्ते ऐसे नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं अपनेपन से, है ना, इस प्रकार। अब आगे के पेज पे देखेंगे तो बच्चों इसमें देखो दिया है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा, काटा पता है ना, फूल में कांटे भी होते, गुलाब के फूल पता है ना सबको, वो फूल सबसे सुंदर फूल माना जाता है ना। पर वो सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत उसका रंग भी है, सबसे खूब सुंदर उसकी खुशबू भी है,
पर उसके साथ उसके उसके एक दुर्गुण है उसके पास। वो खराब गुण क्या है? कांटा। अगर हम उसे प्यार से तोड़ के उसका अच्छा यूज़ करेंगे तो वो हमें अच्छे से रखेंगे, और अगर हम उसके गलती से भी उसका कांटा हमें चुभ गया तो हमें क्या हो जाता है? तुरंत हमारी उंगलियां फाड़ के उससे खून निकलने लग जाता है। तो गुलाब के फूल से ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है। ये क्यों बताया गया है बच्चों? कि अगर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसके साथ अगर उसके अंदर एक बुराई है तो भी हमें उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी सारी हम उसकी अच्छाई देख रहे हैं। तो अगर एक बुराई को हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? तो कहने का ये गुलाब के फूल से यही एग्जाम्पल दिया गया है कि ये फूल इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, हर जगह शादी में भगवान को हर जगह चढ़ता है ये फूल, लेकिन इसमें एक दुर्गुण है कांटा, पर फिर भी तो हम इसे यूज़ करते हैं ना। उसी तरह हमें अपने संबंध भी, इंसान में अगर बुराई है अच्छाई है तो उसके साथ ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काटा जो है वो किसी की उंगलियों को छेद देता है, फाड़ देता है किसी का वर वस्त्र, श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र जो होता है। अभी कभी हम जाते हैं कहीं, फूल विल या काटे रहेंगे, उससे हमारा कितने भी सुंदर हम कपड़े पहने हो, अगर फंस गया कांटे में तो वो उसे क्या कर देगा? फाड़ देगा। वर क्या है? श्रेष्ठ और सुंदर, और वसन का मतलब है वस्त्र। कितना भी सुंदर वस्त्र हमने पहना हो, कांटा उसे फाड़ देगा। प्यार डूबी तितली, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जो प्यारी प्यारी तितलियां होती हैं, बटरफ्लाइज जो होते हैं, उसके पर तक वो कतर देता है। अभी देखो फूल पर, अब तितलियां क्या खाती है? वो तो फूलों का रस ही पीती है ना, इसके अलावा तो और कोई अनाज नहीं खाती है, जबकि यही फूल उसे खाना देता है, अनाज देता है। लेकिन अगर वह उनसे उलझी तो वो उनके पर को फाड़ भी सकता है, फाड़ देता है। उनके जो उड़ने की उनकी ज़िंदगी तो पंख से ही है ना, पर वो उसे फाड़ देगा तो उनकी ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी। भौर का है वेद देता श्याम तन, भौर यानी भौरा, वही तितली का है वेद यानी छेदना, छेद देता है श्याम तन यानी उनका सुंदर तन। वो तन है ना बच्चों उनका, जैसे हमारा बॉडी है, शरीर है, उसी प्रकार से तितली के भी क्या होते हैं? बॉडी पे रंग होते हैं। तो इस प्रकार से कहने का ये मतलब है कि अगर किसी इंसान में बुराई है तो उसके साथ अच्छाई भी तो बहुत सारी है, तो उसकी अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को तो हम बदल भी सकते हैं। फिर है बच्चों, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता। अनूठा यानी अनोखा। फूल क्या करता है? तितलियों का अगर वो तन फाड़ता है तो वो उसको अपनी गोद में लेकर के उसे अपना रस भी पिलाता है। तो ये क्या है फूल का? एक अच्छा गुण क्या है कि वो फूल का रस पिलाता है, और बुरा दुर्गुण शील जो है, शूल जो है वो क्या है? उनका तन फाड़ देता है। तो जैसे फूल में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है, ऐसे इंसानों में भी होती है। निस्सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। कली जी बच्चों, कली जी की, एक मिनट, हाँ, कली जी की खिला का मतलब होता है खुश होना। क्या होता है बच्चों? खुश होना। तो जिस तरीके से मन को खुश कर देता है ये फूल, उस तरीके से कभी कभी देखो भौरों को हमारे वस्त्र भी फाड़ देता है। तो फूल वो अपने रंग सुगंध से लोगों को मोहित भी करता है, और अपने कांटे से लोगों को दुख भी पहुंचाता है। दोनों ही काम वो करता है। तो दोनों, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें है उस फूल के अंदर। हे खटकता एक सबकी आँख में, आँखों में खटकना का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल अच्छा न लगना। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। सुर बच्चों, इस वाक्य में सुर को, इस पंक्ति में सुर को बोला गया है, सुर को बोला गया है गॉड, और शीश मतलब सर। यानी कहने का मतलब एक खटकता है आँख में, एक ऐसा है जो आँखों में खटकता है, और दूसरा जैसे भगवान है जो सबकी आँखों में बसते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई बढ़ाई काम दे। कुल यानी वंश, जो वंश होता है ना, हम इस वंश के हैं, फिर उधर उसके आगे दूसरा वंश आता है, ऐसे वंश जो दिन ब दिन आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस प्रकार से किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
कुल कब काम देगा? जब तुम कुछ बड़ा करोगे, वो भी अपनी मेहनत से, तब वो कुल का नाम अपने आप रोशन होगा। कोई वंश से, अपने कुल से बड़ा नहीं होता बच्चों, वो अपनी मेहनत से होता है। अगर आज आप मेहनत करोगे, आज मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आगे जाके आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से, तो आपके घर में लोग खुद आपसे पूछेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको बधाई देंगे, आपके पास आपके सजेशंस लेने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, एक अच्छा मुकाम नहीं पाओगे, तो आपको जीवन में कोई नहीं पूछेगा। अगर आपके पापा के पास पैसे भी बहुत सारे हैं, तो लोग यही कहेंगे वो तो उसके पापा की कमाई हुई है, तुमने क्या किया है? तो इसके लिए बच्चों, हमें हमेशा हमने क्या किया है, हमें अपनी मेहनत को देखना चाहिए, है ना। तो इस कविता के माध्यम से शॉर्टकट में मैं और बताती हूँ आप लोगों को। ये भी बताया गया है कि जैसे प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यही है कि कोई व्यक्ति अच्छा हो अथवा बुरा, इसका निर्णय उसकी सुंदरता या उसके रंग रूप को देखकर नहीं लिया जा सकता, है ना। जैसे फूल के रंग रूप को देखकर, फूल दिखने में तो गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, रंग भी बहुत सुंदर है, खुशबू भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक दुर्गुण भी तो है, कांटा। तो हम किसी के भी रंग रूप को देख करके ये नहीं बता सकते कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मनुष्य जिस प्रकार के परिवेश एवं लोग के साथ रहता है, उसके आचार विचार उसी प्रकार के होते हैं। आप जिस प्रकार के लोगों के साथ रहोगे, अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे, अगर चोर के साथ घूमोगे तो लोग आपको चोरी कहेंगे, आप चोरी करना ही सीखोगे। अगर आप अच्छे के साथ रहोगे तो आप लोग भी आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, उसके अच्छे लोगों के विचार हमारे मन में आएंगे और हम भी अच्छे बनते हैं। इसलिए बच्चों, अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाएं। कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से ही अच्छा या बुरा कहलाता है। आचरण यानी व्यवहार, तो कोई भी व्यक्ति बच्चों अपने व्यवहार से ही अच्छा या बुरा कहलाता है। अगर हम आज बुरा कर रहे हैं तो कोई हमें बोलेगा क्या कि नहीं ये बहुत अच्छा है? नहीं बोलेगा ना। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई गिर गया उसको जाके उठा रहे हैं, अब एक व्यक्ति है, कोई गिर गया, वो उसको देख के हंस रहा है, तो ये कोई अच्छी आदत है? कोई कहेगा वो अच्छा है? या हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके उसे उठाए, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, वहाँ होती है अच्छाई, वो हमारा व्यवहार होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा या महान बनता है। हमारे कर्म, हमारी मेहनत से ही हम बड़े या महान बन सकते हैं। इसके लिए उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़े ऊंचे कुल में जन्म, बड़े पैसे वाले के घर में जन्म भी ले लोगे तो भी अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको भविष्य में कोई नहीं पूछेगा। फूल और कांटे, इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के कर्म एवं उसकी दूसरों के साथ किया हुआ व्यवहार उसे महान एवं आदरणीय बनाता है ना बच्चों। अगर हम अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे तभी तो हमारी रिस्पेक्ट सब करेंगे ना। किसी मशहूर या नामकीन उच्च कुल वंश में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता। मनुष्य अपने कर्मों, वाणी, व्यवहार, कर्म यानी मेहनत, वाणी यानी हमारे शब्द। बच्चों, अगर हमारे मुंह से कभी गुस्से में हम किसी को गाली दे दे, कुछ उल्टा बोल दे, तो वो हमेशा याद रहता है। इसलिए कभी भी अपने शब्द, किसी को भी बोलने से पहले 100 बार सोचे तब अपनी वाणी को बोले। गुस्से में भी अपने शब्दों को कंट्रोल रखना चाहिए। एवं व्यवहार, हमारा जो बिहेव है ये समाज में अपनी प्रतिष्ठा हासिल कराता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी वाणी अच्छी है, हमारा बिहेव, व्यवहार अच्छा है, तभी हम समाज में एक रिस्पेक्ट व्यक्ति के नाम से जाने जा सकते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने यही समझाने की कोशिश की है। तो सबको बच्चों पोएम समझ में आया होगा, सबका अर्थ। तो बच्चों, हम लोग ये पोएम को फिर से लर्न करेंगे, मतलब गीत के द्वारा गाएंगे, और जिस सुर ताल में मैं गा रही हूँ आप भी वहाँ बैठकर गाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ये पोएम लर्न भी हो जाएगा और इसके प्रश्न उत्तर याद करने में आसानी होगी। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बहती, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन,
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। नी सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सुहाता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस तरह से बच्चों आपको भी ये पोएम अच्छे से लर्न करना है सुरताल के साथ। कभी भी कविताओं को सुरताल के साथ ही बच्चों गाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको शब्द वाटिका दी है, ये आपको क्लास वर्क में लिखना है। हेडिंग डालना है क्लास वर्क चैप्टर कविता सेकंड, फूल और कांटे, राइटर का नाम, और फिर नीचे से लिखेंगे शब्द नए शब्द। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौरा जी यानी मन, सुहाना यानी शोभा देना, शीश यानी सिर, जी की कली खिलना यानी खुश होना। ये इसके शब्द है, कठिन शब्द के अर्थ है बच्चों। तो ये आप लोग क्लास वर्क में लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, जो पीडीएफ में आपको भेजूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स ब्लैक से टिक है, उतने ही आप लोगों को लिखने हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आप लोगों को आसानी से लर्न हो सके। ओके, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोगों को प्रश्न क्रमांक पहला डालना है और लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, उत्तर है। दूसरा है बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता? उत्तर आएगा बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। तीसरा है कौन एक सा बरसता है? मेह यानी बादल एक सा बरसता है। चौथा है फूल किसकी रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। फिर नीचे दिया है बच्चों निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। आप लोग को मार्क नहीं करना है, प्रश्न क्रमांक दूसरा डाल के सही है तो सही और गलत है तो गलत शब्दों में उसके सामने लिखना है। ओके, पहला है फूल वस्त्र को फाड़ देता है। फूल वस्त्र को फाड़ता है? नहीं। क्या कौन फाड़ता है? कांटे। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। दूसरा है फूल और कांटों का स्वभाव एक समान होता है। सही है? नहीं। कांटे क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। फूल हमें खुशबू देते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक समान नहीं है। तो ये कथन क्या है? गलत। थर्ड है फूल की सुगंध से सबका मन प्रसन्न होता है। ये एकदम सही है ना बच्चों? फूलों की खुशबू हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। चौथा है फूल कांटों को अनूठा रस पिलाते हैं। क्या करते हैं? फूल कांटों को अनूठा रस पिलाते हैं? नहीं ना। किसको पिलाते हैं? भौरों को। तो ये कथन है गलत। पांचवा कुल की बढ़ाई से मनुष्य महान बनता है। क्या कुल की बढ़ाई से मनुष्य महान बनता है? नहीं, ये भी गलत है। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है, बताया ना मैंने आपको। तो ये वाक्य होगा गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्रमांक क्वेश्चन डालना है बच्चों। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आप पोएम लर्न करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। रात में उन पर डैश चांद भी क्या करता है? चमकता है। एक ही सी डैश है डालता, क्या? चांदनी। दूसरा है प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेद देता डैश तन, श्याम। ठीक है, तीसरा प्रश्न बता
प्रश्न क्रमांक तीसरा नहीं बच्चों, प्रश्न क्रमांक चौथा डालना है आप लोगों को और लिखना है अपने आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण कीजिए। अभी ये आप लोगों को अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आपने जो जो पेड़ पौधों को ऑब्जर्व किया है उसके नाम लिखने हैं। देखो 3 कॉलम है, छोटे मध्य बड़े, यानी सबसे छोटे पौधे कौन से होते हैं, मिडल वाले कौन से होते हैं और सबसे बड़े। सबसे छोटे बच्चों कौन से होते हैं, गुलाब का, तुलसी का, बैगन का, ये सब छोटे छोटे पौधे समान होते हैं। फिर होता है मध्य में, उन दोनों के बीच में कौन आता है, केला, अनार, पपीता, ये सब छोटे छोटे, उससे मतलब ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, मध्य वाले होते हैं। फिर सबसे बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, बरगद का पेड़, नारियल का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब सबसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इससे एक्स्ट्रा और नॉलेज है आप लोगों को तो वो भी नाम लिख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ सबको ये लेसन समझ में आया होगा और सब लोग अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों लर्न कर लेना। ओके एंड बाय एंड टेक केयर।